Assalamu alaikum, honorable participants. I'm sure everybody is fine and enjoying the blessings of Almighty Lord. बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं जी आज के लेक्चर को। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स। कहानी का शुरुआत और इख्तिताम जो है वो कैसे करना है, कैसे आगे चलेंगे, कैसे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इंट्रोडक्शंस बड़े अमेजिंग होते हैं, बड़ी देर तक याद रह जाते हैं, और कुछ अख्ताम यानी कंक्लूडिंग सेंटेंसेस और कंक्लूजन्स बड़े मज़े के होते हैं, वो भी हमें देर तक याद रहते हैं। इंट्रोडक्शंस, जब हम सीएसएस के इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं तो उसकी कुछ खूबियाँ हैं, और वो खूबी सबसे पहले तो ये है कि ये सिर्फ सीएसएस का इंट्रोडक्शन नहीं है, ये लिखने वाले का भी इंट्रोडक्शन है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि 2 चीज़ें आपके हाँ, ठीक है। 2 चीज़ें आपके रीडर को फ़ैसिनेट करती हैं, एक आपकी थीसिस स्टेटमेंट, दूसरी आपके इंट्रोडक्शन। और दोनों की दोनों ही 2 चीज़ें माँगेंगी, वो आपकी प्रैक्टिस माँगेंगी, आपकी अटेंशन माँगेंगी, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप जो हैं वो कहाँ तक समझते हैं चीज़ों को, कहाँ तक आपको नॉलेज है, और कहाँ तक आपकी रीडिंग वसत है, वसी है, कहाँ तक आप समझते हैं। अ, अज़ूरे वाला, इससे पहले कि मैं ज़रा डिटेल में जाऊँ और चीज़ों के बारे में बता सकूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें हमेशा के लिए अपने पल्ले बाँध लेना है। यानी वो एक ऐसा रूल एंड रेगुलेशन है, जैसे 2 जमा 2 4 ही होते हैं, ये 6 नहीं हो सकते। अगर कोई 6 कहता है तो वो उसकी हद तक ठीक होगा। उसी तरह से एक रूल हमारे पास ऐसा है जो इंट्रोडक्शन के बारे में है, और एक पैराग्राफ ऐसा है, एक रूल ऐसा है, और एक रूल की ये हमारे पास सब क्लॉज़ेज़ हैं। पहला पैराग्राफ है, ऐसे के अंदर शामिल नहीं होगा। अब लिखा तो ऐसे में ही जाता है, सर तो ऐसे के अंदर शामिल क्यों नहीं होगा? ये आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएगा, आपकी थीसिस स्टेटमेंट जहाँ से सारे स्टूडेंट्स बदकिस्मती से ये समझते हैं कि इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा यहाँ से ऐसे शुरू हो चुका है। यही वजह है कि वो यहाँ से अपनी बात शुरू कर लेते हैं और थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होती। अगला सारे का सारा ऐसे जो है वो थीसिस स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन में हमारे पास चला जाता है। वो थीसिस स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन में चला जाता है, और जब वो थीसिस स्टेटमेंट हो, इंट्रोडक्शन, क्या इंट्रोडक्शन होता है? मुझे अक्सर औक़ात जब मैं किसी को इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कहता हूँ, तो वो मुझे भारी भरकम सा एक पैराग्राफ लिख के भेज देगा जिसमें को 15-20 लाइनें होंगी। यूजुअली 5 से 10 सेंटेंसेस आपके हैं। देखिए, अगर मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आपको ज़्यादा सेंटेंसेस लिखने का शौक है, मुख्तलिफ पैराग्राफ में लिखिए, लेकिन एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर तब्दील नहीं कीजिएगा। एक पैराग्राफ के अंदर 10 से ज़्यादा सेंटेंसेस गए तो वो पैराग्राफ रहेगा नहीं। 5 से कम लाइनें उसके अंदर सेंटेंसेस हुए, लाइनें नहीं सेंटेंसेस उसके अंदर हुए, तो वो हमारे पास जो है वो पैराग्राफ रहेगा नहीं। कुछ लोग कहते हैं, सर हम तो बड़ा-बड़ा लिखते हैं, हम लोग छोटा-छोटा लिखते हैं। आप जैसा भी लिखते हैं, आपने सेंटेंसेस का ख़्याल रखना है, लाइनों का ख़्याल आप भले रखें या ना रखें, सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें अगर उन्हें हमेशा के लिए लाज़मी करार दे दिया जाए, या उन चीज़ों के बगैर कह दिया जाए कि ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती, वो शायद रीडर्स अटेंशन को कैच करना हमारे पास सर-ए-फ़हरिस्त है। आज का डॉन का एडिटोरियल पढ़ते हुए मेरी नज़र से 2-3 चीज़ें गुज़री। उसमें वो आपकी अटेंशन को कैच करता है, बड़े इंटरेस्ट के साथ कैच करता है। उसमें लाज़मी बात है कि आपका इंटरेस्ट रीडर के लिए मौजूद है। अगर आप अपने रीडर के लिए पहला पैसेज इंटरेस्टिंग नहीं बना सके, जो टेक्निक्स मैंने आपके साथ शेयर की थी, मैं कोशिश करूँगा कि क्लास एंड पे उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ऐसे आपके साथ शेयर कर दें ग्रुप में। अ, उनको दोबारा देखिएगा। आज मेरा ख़्याल है कि थर्सडे है, आपकी क्लास जो है वो आगे 2-3 दिन जो है वो आपके ऑफ होते हैं, वीकेंड आ जाएगा आपका। उसमें उसको दोबारा देखिए, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अपने अटेंशन को कैच कैसे करना है। जिस तरह से एक फ़िशरमैन मछलियाँ पकड़ने वाला अपने आलात को, औज़ारों को तरतीब देता है और फिर रखने के बाद देखता है कि हाँ यार, मुझे मछली को इस तरह से पकड़ना है,
आप अपनी टेक्निक देखिए कि आपने स्टोरी को देखना है। आप अपनी टेक्निक देखिए कि आपने किस चीज को जो है वो यूज करना है। आपने क्वेश्चंस को यूज करना है, कोटेशन को यूज करना है, फैक्ट को यूज करना है, स्टोरी के साथ साथ एंटीडोट की तरफ जाना है। आपका प्लस पॉइंट क्या है? मुझे याद है कि मैं दो चीजों में, मैं हमेशा जब भी ऐसे लिखता हूँ, जब भी मैं पैराग्राफ राइटिंग करता हूँ, तो मैं दो चीजों में बड़ा इंटरेस्टिंग हूँ। मुझे लगता है कि मैं अटेंशन को कैच कर लेता हूँ और वो मेरे पास एंटीडोट के साथ होता है। मुझे अगर पॉवर्टी की बात करनी है, मैं किसी की एग्जांपल उठाऊंगा, मुझे पता है ये मेरा प्लस पॉइंट है। मैं यहाँ से अपने एग्जामिनर को कैच कर सकता हूँ, अपने रीडर को कैच कर सकता हूँ। आपका प्लस पॉइंट क्या है, इसको जरा देखने की जरूरत है। मान लीजिए, मिसाल के तौर पे पॉवर्टी, once again the hungry Asif is looking towards his empty wallet. He has not even a single penny to purchase the food for his family. His family, the people, they have not taken even a single bite since 3 days. ये स्टोरी के साथ मेरा आगाज है, आपका उससे मुख्तलिफ हो सकता है। मैंने बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन होगी। मकसद हमारा एक है, वो है रीडर की अटेंशन, इंटरेस्ट को कैच करना, कि वो उसके बाद आप उस इंटरेस्ट को जो है वो कभी भी खो ना सकें। दूसरे नंबर पे, जैसे आज का एफ एस एजाजुद्दीन का था हमारे पास, वो आपके जो है वो कैच करता है, फैक्ट बेस पे करता है। फैसल बारी जो है वो आपकी स्टोरी से जो है वो करता है। ठीक है। ये लोग वो हैं जो डॉन में लिखते हैं और इस तरह से वो आपकी अटेंशन को कैच करते हैं। सो अपनी ये टेक्निक जो है वो आपने इसको देख लेना है, इसके ऊपर काम कर लेना। इन तमाम की तमाम चीजों पे बात करने से पहले मुझे बताएं कि ये मेरी फेवरेट है, जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं या जिसके ऊपर आपको लगता है कि ये मेरी फेवरेट है, मुझे इसको जो है वो लाजमी तौर पर देखना है। होता है ना, कुछ लोगों की फेवरेट होती है। तो आप मुझे अपनी फेवरेट का जरा नाम बताएंगे, आपकी क्या है? फैक्ट। सिद्रा को फैक्ट है। सनीना क्वेश्चन पोजिंग को पसंद करती है। आई एम श्योर कि बाकियों ने भी इसको जो है वो देखा होगा। बाकियों के लिए क्या है जी? बाकियों को क्या लगता है जी? बैंक की जोत, निश्वा को सिर्फ 40 नंबर चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। अच्छा जी, और बाकियों को क्या लगता है जी? सो आपने वन वे और इन अनदर वे, इसको तक आपने इसका इंतखाब किया, बिकॉज ये आपको काफी हेल्प आउट देगा। अगर आपने अभी तक जो है वो इसको नहीं देखा कि मुझे किस तरह से चूज करना है, मेरे लिए ऐसे को स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा जो है वो पॉइंट क्या है, तो उसको चुन लीजिए। दैट इज, आपने उसने प्लस पॉइंट को देखा। अब यहाँ पे गिव्स द जनरल टॉपिक ऑफ द एसे। ये अल्फाज गौर से पढ़िएगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इसको समझिएगा। आसिया's रिस्पॉन्स इज द बेस्ट, क्या है जी आसिया का? ठीक है। हाँ जी, अच्छा लिखा। ठीक है जी। हमारे पास है जनरल टॉपिक्स ऑफ द एसे। आसिया, शी इज जस्ट किडिंग, आई थिंक आपका टाइपो होगा, तो वो आपसे वैसे ही मजाक कर रहा है। डू नॉट टेक इट सीरियसली। गिव्स द जनरल टॉपिक ऑफ द एसे। ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये सिर्फ दो अल्फाज ही नहीं है, ये सारे के सारा राज है, इसके अंदर पिन्हा है, छुपा हुआ है। एंड दैट इज द जनरल टॉपिक ऑफ द एसे। आपने अपने इंट्रोडक्शन को जब भी शुरू किया, स्पेसिफिक डिटेल्स मत दीजिएगा। स्पेसिफिक डिटेल्स क्या हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। जनरल, हमने जो है वो आम सी बातें करनी है, जेनेरिक रहना है। हम कोई स्पेसिफिक डिटेल्स के ऊपर जो है वो नहीं जाएंगे। सो ये हमारे पास है जी, दूसरी इसकी जो है वो तीसरी मेन पॉइंट। पहला हमारे पास आ गया जी 5 to 10, देन हमारे पास रीडर्स इंट्रोस है, देन हमारे पास जेनेरिक बात करेंगे। फिर इसमें टॉपिक के बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी और एंड पे इसमें थीसिस रखेंगे। ये 5 चीजें हैं जो आपके इंट्रोडक्शन की हैं, और यही 5 चीजें बेसिकली कहानी है सारे के सारे आपके सी एस एस के ऐसे।
अब ये 5 चीजें कहने करने को अभी हमने पढ़ी, बड़ी आसान लगी, लेकिन जब हम इन्हें अप्लाई करते हैं तो फिर हमें थोड़ा फील होता है कि अप्लाई करना मुश्किल है। 5 to 10 सेंटेंसेस आसानी से अप्लाई हो जाएगा। फैक्ट बेस्ड हो, क्वेश्चन पोज करना है, ठीक है। सो आप पाकिस्तान के बारे में कोई क्वेश्चन पोज करना चाहते हो, ठीक है। आप पाकिस्तान के बारे में, जैसे पाकिस्तान क्या वाकईतन पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे सियाहत अरूज पे जा सकती है, वगैरह वगैरह कुछ भी। अब उसके बाद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। ये अभी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के अंदर जितनी चीजें हैं उन्हें देख लिया जाए और ये याद हो जाए, पल्ले बांध दी जाए। ये कैसे होगा, क्या होगा, वो अभी हमारा मकसद नहीं है। अभी मकसद सिर्फ ये है कि मुझे ये पता हो कि जो इंट्रोडक्शन मैंने अपने CSS में लिखना है, आई एम सपोज टू कीप दीज पॉइंट्स इन माई माइंड, आई एम सपोज टू limitize myself from 5 to 10 sentences. My introduction passage is bound to catch the reader's interest and the attention. वहां पे मेरे पास जनरल टॉपिक होना चाहिए। अब हमारे पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और थीसिस स्टेटमेंट, तो उस पर हम बात थीसिस स्टेटमेंट पे कर चुके हैं। अब जब मैंने इंट्रोडक्शन की बात की तो हमारे पास जेनेरिक बातें, जनरल जो बातें की जाती हैं उनका स्कोप जो है वो हमारे पास काफी वसी होता है। उनका स्कोप कैसे वसी होता है? दुनिया के गरीब ममालिक का एक मसला है, ये हमारे पास एक जनरल सेंटेंस है। पाकिस्तान का एक अलहदा से मसला है। जब हमने जेनेरिक बातें की, जब जेनेरिक बातें जो है वो करते करते हम स्पेसिफिक की तरफ आएंगे। हमारा इंट्रोडक्शन जो है इसका आगाज होगा जनरल आइडियाज से। जनरल आइडियाज से हम स्पेसिफिक आइडिया की तरफ आएंगे जो कि थीसिस स्टेटमेंट होगा। अभी तक अगर बाकी बातें समझ में नहीं आई, सिर्फ एक बात समझ लीजिएगा कि आपके ऐसे का आगाज इंट्रोडक्शन जो है वो जेनेरिक होगा। जेनेरिक कैसे होता है, क्या होता है, जनरल बातें क्या होती हैं, इनके ऊपर हम बात करें। स्पेसिफिक आइडियाज जो हैं वो हमारे पास पहले पैसेज के एंड में पाए जाते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आ सकी हो, पूछी जा सकती है। अगर आपको क्लियर है तो आप क्लियर लिखेंगे ताकि हम यहाँ से आगे चलें। क्लियर, ओके जी। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब उसने कहा कि हमारे पास कुछ जो है वो पेज 57 पे चले जाइए और ये मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या हमारे पास जेनेरिक बातें हैं या स्पेसिफिक बातें हैं। 57 है, चलिए हम पेज जरा 57 पे जाने की कोशिश करते हैं। ओके जी, हम पेज आगे हैं जी 57 के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपके सामने एक ऐसे है, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब जरा मुझे बताइएगा इस ऐसे को देखने के बाद कि इसकी जो पहली लाइन है हमारे पास, क्या वो जनरल लाइन है या वो स्पेसिफिक लाइन है? If you ask average Americans where their language comes from, they will probably say England. क्या ये हमारे पास जनरल लाइन है या स्पेसिफिक लाइन है? इंस्रा राजपूत साहिबा क्या लिखती हैं, when we start our essay with fact then what it will be generic or specific। तो देखिए, फैक्ट तो ये भी है कि दुनिया गोल है, ठीक है। फैक्ट तो ये भी है कि पानी जो है वो टेस्टलेस होता है। फैक्ट तो ये भी है कि डेमोक्रेसी जो है वो आवाम की आवाज़ है, ठीक है। फैक्ट तो ये भी है कि 2+2=4 है। अब फैक्ट में खुद को कंफ्यूज नहीं कीजिए कि क्या ये मेरे पास स्पेसिफिक है। फैक्ट का लाजमी नहीं है कि वो स्पेसिफिक होगा, ठीक है। फैक्ट स्पेसिफिक लाजमी नहीं है। बहुत से फैक्ट्स ऐसे हैं, ये एक यूनिवर्सली एक्नॉलेज फैक्ट है। जेन ऑस्टन लिखती हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर कि एवरी वेल सेटल्ड मैन इज, राइटर्स के नजदीक फैक्ट की डेफिनेशन मुख्तलिफ हो सकती है। सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इन दिस ऐसे हमारे लिए लाजमी नहीं है कि फैक्ट स्पेसिफिक ही होगा, वो जनरल भी हो सकते हैं। अच्छा जी, जनरल एंड स्पेसिफिक जो है वो हमारे पास, कुछ ने कहा स्पेसिफिक है, कुछ ने कहा जनरल है। एक दफा फिर से देख लीजिए कि क्या ये जनरल है, क्या ये स्पेसिफिक है। ग्रेट हो गया जी। अब हम इसको जरा आसानी से समझ लेते हैं। हमने कहा कि हमने CSS का
ऐसे का पेपर जब शुरू करना है तो वो हमारे पास जो है वो है जी जनरल से शुरू होना चाहिए। जनरल जो है वो हमारे पास क्या है जी? जनरल में मैंने कहा लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। क्या ये जनरल लाइन है, ये स्पेसिफिक है? लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जनरल है, स्पेसिफिक है, जो मैंने पहली लाइन, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा मैंने एक लाइन बोली, द टीम वर्कड टायरलेसली एंड वॉन द चैंपियनशिप ट्रॉफी। जनरल है, ये स्पेसिफिक है? बेफिक्र रहिए, जब तक आपको समझ नहीं आएगा मैं आगे नहीं चलूंगा। सीएसएस का पेपर शुरू कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन शुरू कैसे करोगे, जब तक समझ नहीं आएगा मैं आगे नहीं चलूंगा। सो अच्छा ये मुझे बताइए, अगर मैंने ये कहा लव conquers ऑल, लव, बल्कि आसान कर लो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जनरल है, ये स्पेसिफिक है? जनरल से मुराद ये है जो हमारे पास, जिसमें हमने अपने ऐसे का आगाज करना है, जैसे ये लाइन है, नोट कर लीजिएगा अपने पास, एक ऐसी चीज जो ब्रॉड होगी, ठीक है। इंस्रा राजपूत साहिबा, जो ब्रॉड होगी, ऐसी चीज जो कि लिमिटेड नहीं है किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो लिमिटेड नहीं है, ऐसी चीज जिसकी डिटेल्स जो हैं वो लिमिटेड नहीं है, ठीक है, जो कि वाइड रेंजिंग जो स्टेटमेंट्स या कॉन्सेप्ट्स की बात करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक्सरसाइज इज गुड फॉर योर हेल्थ, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, देख रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज इज गुड फॉर योर हेल्थ, ये स्टेटमेंट ब्रॉडली सजेस्ट करती है कि फिजिकल एक्टिविटी कोई भी कर सकता है। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, इसमें आपके पास एक बिलीव बताया गया है, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट, कोई भी कर सकता है। Regularly for CSS exams, increasing the likelihood of passing essay paper easily। क्या ये जनरल है, क्या ये स्पेसिफिक है? ये जो लाइन अभी मैंने कही, studying regularly for CSS exams increasing the likelihood of passing essay paper, ये हमारे पास स्पेसिफिक है। हमने CSS के पेपर को स्पेसिफिक लाइन से कभी भी शुरू नहीं करना। एक और एग्जांपल देखिएगा, मुझे बताइएगा जनरल है, ये स्पेसिफिक है? Eating a balanced diet that includes fruit, vegetables, and lean proteins help maintain a healthy weight. Eating a balanced diet that includes fruit, vegetables, and lean proteins help maintain a weight, healthy weight। ये हमारे पास स्पेसिफिक है। क्यों स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक डाइट की बात की। जब मैंने पहले बात की स्टडिंग रेगुलरली फॉर द एग्जाम्स, उसमें मैंने एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की बात की, स्टडिंग रेगुलरली, तो उसमें हमने वो पोटेंशियल की बात की, ठीक है। अब ये देखिएगा लास्ट सेंटेंस हमारे पास, रनिंग फॉर 30 मिनट्स डेली improves cardiovascular health। अब ये बताइएगा, रनिंग फॉर 30 मिनट्स डेली improve cardiovascular health, स्पेसिफिक है? अगर यही स्टेटमेंट मैं कहता हूँ, रनिंग डेली कैन इम्प्रूव योर हेल्थ, अब ये स्पेसिफिक रही, रनिंग डेली कैन इम्प्रूव वंस हेल्थ। एक्सेलेंट। हमने ये समझने की कोशिश की कि क्या होता है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आपके पास था कि इसकी जो है वो मुझे बताएं कि लाइन जनरल है, ग्रेट हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन वो हमसे क्या पूछता है। दूसरा क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि इसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट जो है वो बताइए कि क्या है। वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो कहाँ पे है। एक दफा फिर से बता दीजिएगा ताकि मेरा यकीन पुख्ता हो जाए कि आप समझ चुके हैं कि थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे पूछ करने, थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे है, ये मुझे बता दीजिएगा। पहला और उसका आखिरी वर्ड अगर मुझे बताएं तो मैं उसे हाईलाइट कर दूं। ये है, अच्छा जी, थीसिस स्टेटमेंट आपके पास ये है। चलिए जी, हमने थीसिस स्टेटमेंट को भी आसानी से ढूंढ लिया। अब जो है, मैंने आपसे इंट्रोडक्शन की बात तो की, लेकिन मैंने सर ये ऐसे कि फर्स्ट लाइन जनरल कैसे है, चलें जी ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो है, अब मुझे बताएं ये स्पेसिफिक कैसे है। अब मेरे सवाल
का जवाब दे दें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। आप इसको देख सकते हैं। इफ यू आस्क एवरेज अमेरिकन वेयर देयर लैंग्वेज कम्स फ्रॉम, दे विल प्रोबेबली से इंग्लैंड। कोई ऐसी चीज है नहीं कि जिसमें जो है वो स्पेसिफाई कर रहा। अब बताइए जरा कैसे है ये। चलें जरा एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं। जी मुसफ़िरा बताइएगा। सर इसमें लिखा है ना कि दे विल प्रोबेबली से इंग्लैंड, तो इसका मतलब इन्होंने इंग्लैंड तो मेंशन कर दिया ना, तो ये स्पेसिफिक हुआ। हम्म, प्रोबेबली से इंग्लैंड। ठीक है। जी। देखिए, जब मैंने ये बात की ना आपसे, मैंने एग्जांपल्स दी स्पेसिफिक की। मैंने कहा रनिंग फॉर 30 मिनट्स डेली इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, बल्कि डेफिनेशन पे दोबारा चलिएगा। स्पेसिफिक का मतलब वो होगा जब कोई डिटेल एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में दी जाएगी। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि इंग्लैंड पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है, तो वो उससे पहले कभी भी प्रॉबेबली ऐड ना करता। ठीक है, वो यहाँ से रिमूव कर देता। दे विल डेफिनेटली से इंग्लैंड। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। दूसरे नंबर पे ये है कि स्पेसिफिक के लिए जरूरी है कि वो क्लियर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे। क्या ये आपको क्लियर और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देता है कि उनकी लैंग्वेज कहाँ से आई है? क्या हम इस पर रिलाई कर सकते हैं? आसान कर लेते हैं और आसान कर लेते हैं। जनरल एक ऐसी बातें हैं, मैंने कहा कि शायद जो है गालिबन जो है ऐसा हो सकता है। कोई ऐसी चीज जो बहुत ब्रॉड हो मीनिंग में। ठीक है, जैसे इसने कहा कि बहुत से एवरेज अमेरिकन को ये लगता है कि उनकी जुबान शायद इंग्लैंड से आई है। इसमें वो श्योर नहीं है, प्रॉबेबली है, गालिबन है। ठीक है, अगर वो ये कहता कि एवरेज अमेरिकन के बजाय जो है वो अमेरिकन को लिखता और ये कहता है कि द लैंग्वेज डेफिनेटली केम फ्रॉम इंग्लैंड, तो इट मींस कि ये स्पेसिफिक था। ठीक है। ठीक है, समझ गई। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? यस सर, थैंक यू। यू आर वेलकम फॉर दैट। चलिए जी, हमारे पास नेक्स्ट है जी स्ट्रॉन्ग। हमारे पास क्या होता है जी इंट्रोडक्शन। हाँ जी, नॉर्थ अमेरिकन। हमने इंट्रोडक्शन तो देखने की कोशिश की, लेकिन आप जब सीएसएस में लिखेंगे तो आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन होता क्या है? स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन जो है वो आपके पास है जी, इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक क्लियरली। जो टॉपिक आपके पास है वो क्लियरली उसको इंट्रोड्यूस करवाए। यानी जो टॉपिक के बारे में वो बात करे, जो कीवर्ड्स आपको आपके एग्जामिनर ने दी हैं, आपके इंट्रोडक्शन में उन कीवर्ड्स का वो मेन वर्ड्स जो है वो नजर आने चाहिए। अब ये ऐसा हमारे पास इंट्रोडक्शन होना चाहिए जिसके काफी सेंटेंसेस, सेवरल सेंटेंसेस जो हैं वो टॉपिक के गिर्द घूमते हैं, यानी कि टॉपिक जो है उसको उसने आसानी से कवर किया हो। और हमारे पास ये भी जरूरी है कि ये थीसिस स्टेटमेंट को स्टेट कर रहा हो, बता रहा हो। तीन चीजें ऐसी हैं, याद रखिएगा कि अगर कहीं पे हमें हमारे जहाजों को जो कंट्रोल करने वाला रडार सिस्टम है, या कोई ऐसी चीज जिसको कोई कंट्रोल करता है, हमारे सारे के सारे ऐसे को जब हम इस पे बाद आउटलाइन बनाएंगे, इसके बाद मुख्तलिफ चीजों को देखेंगे, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग आउटलाइन को, सब चीजों को हमारा टॉपिक कंट्रोल करता है। तीन चीजें आपके इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए। पहले नंबर पे वो टॉपिक को क्लियरली बता। दूसरा नंबर पे इंफॉर्मेशन दे टॉपिक के बारे में। कैसे इंफॉर्मेशन दे, अभी हम आगे जाके देखेंगे। और थीसिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें। अब ये तीनों की तीनों चीजें जिनको याद हो चुकी हैं, सिर्फ ये वाली चीजें, तीन रूल्स। तीन बचपन में ना हम वो मैगजीन पढ़ा करते थे, पता नहीं वो अब भी आता है कि नहीं, तीन औरतें तीन कहानियां, नवाए वक्त वालों का हुआ करता था, पता नहीं क्या नाम था उसका। तो तीन रूल्स हैं हमारे पास, और तीनों जो है वो हम जो है वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, टॉपिक क्लियरली बताएगा, सेवरल सेंटेंसेस टॉपिक के बारे में होंगे और थीसिस स्टेटमेंट होंगे। अब हम जो है चलते हैं जी यहाँ पे पेज 62 पे। लेकिन उससे पहले जो है एक और चीज जो है वो हम देख लेते हैं कि वीक क्या होता है, वीक इंट्रोडक्शन क्या होता है। वीक इंट्रोडक्शन हमारे पास वो इंट्रोडक्शन है जिसमें हमने ऐसे कुछ शुरू करते ही टॉपिक के बारे में नहीं बताया, या टॉपिक के बारे में इतना ज्यादा डिटेल से बता दिया जितना रिक्वायर्ड नहीं था। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे पास ऐसे होता है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, लेकिन वो बता देते हैं पाकिस्तान की मईशत को खराब करने वाली जो है वो हमारे पास पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज है। वो अगर उनका जो है वो ऐसे होगा, फॉर एग्जांपल कोई लिटरेरी ऐसे होगा, उसके अंदर वो अपनी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो जो वोकेबलरी के
तो अल्फाज उन्होंने याद किए होते हैं जैसे हम लोग डेली याद करते हैं, वो सब के सब उसमें अप्लाई करना अपना फर्ज समझते हैं। आपका इंट्रोडक्शन एक टॉपिक से हट गया, मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में बात करना शुरू हो, आपका जो है वो इंट्रोडक्शन, उसके अंदर कोई थीसिस स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। चलिए जरा हम एक ऐसे देखने की कोशिश करते हैं और ये मुझे बताइएगा कि क्या ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन है, वीक इंट्रोडक्शन है, या हमारे पास कुछ और ही कहानी है इसकी। जरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकईतन जो है वो ये इसके अंदर वो तमाम क्वालिटी। बाकी सब भी पढ़ लीजिएगा इसे, आप जरा लाउडली पढ़िएगा। सर कहाँ से पढ़ना है, स्टार्टिंग से? जी जी, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। If you ask average Americans where their language comes from, they will probably say England. However, English vocabulary has also been influenced by other countries and groups of people. Some words are borrowed from other languages, such as typhoon, which originally came from the Chinese word typhoon, mean big wind. Skunk, the name of a small, smelly, black and white animal, came to English from a Native American language. African Americans too have both contributed new words to English and changed the meanings of some existing words. थैंक यू सो मच। अब मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, दुनिया माफिया के जो काम कर रहे हैं उसे कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर दो। और मैं अक्सर देखा, मेरा एक 4 बजे सेशन था, तो उसमें मैं क्लास अटेंड कर रहा था। तो एक एस्पिरेंट जो है वो मेल एस्पिरेंट, उन्होंने कैमरा अपना ऑन किया हुआ था, वो लेट के क्लास ले रहे थे। वो कोई चाय पीते हुए क्लास ले रहा है। लाइक दिस इज नॉट द लेवल ऑफ सीरियसनेस। हमें कुछ चीजें बड़ी ध्यान से सुननी होती हैं। सो इट इज वन ऑफ दम। सो प्लीज आपकी अटेंशन मुझे चाहिए होगी। ये है हमारे पास टॉपिक जो आपको एफपीएससी ने प्रोवाइड कर दिया, ये आपको मिल गया। चेंजिंग इंग्लिश द अफ्रीकन अमेरिकन इन्फ्लुएंस, ये हमने जो है वो उसमें देखना है। इंग्लिश के ऊपर जो है ये बदल रही है और उसके ऊपर अफ्रीकन अमेरिकन का इन्फ्लुएंस क्या है। पहली लाइन जनरल लाइन थी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑनवर्ड दूसरी लाइन देखिएगा, हमारे पास पहली शर्त तो ये थी कि वो जेनेरिक होने चाहिए, वो था। अब आपको क्या वो टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। However, English vocabulary has also been influenced by other countries and the groups of people. अब हमने देखा कि दूसरी लाइन जो है यहाँ पे सारी की सारी जो है वो इससे रिलेटेड है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि उसने यहाँ से लैंग्वेज को छोड़ के कहीं और चला गया। फिर some words are borrowed from other languages such as typhoon, which originally came from the Chinese word typhoon, meaning big wind. Sung, the name of a small, smelly black and white animal, came to English from the Native American language. क्या आप समझते हैं ये इंट्रोडक्शन एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन है? क्या वो सारी की सारी शराइत पूरी करता है जो आपने अभी सीखी हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीजें होनी चाहिए? सो डू यू फील कि इसके अंदर कोई थीसिस स्टेटमेंट मौजूद है? यहाँ से बात जब उसने आगाज से शुरू की तो जेनेरिक बात थी। जरा क्या नाम था आपका, मुस्फिरा, जो आपका क्वेश्चन था, इफ यू आस्क एवरेज अमेरिकन्स वेयर देयर लैंग्वेज कम फ्रॉम दे विल प्रोबेबली से इंग्लैंड। लेकिन इसी पैराग्राफ के एंड पे आता हुआ वो हमारे पास स्पेसिफिक जो है वो हो जाएगा। स्पेसिफिक क्या हुआ? अफ्रीकन अमेरिकन्स टू हैव बोथ कंट्रीब्यूटेड न्यू वर्ड्स टू द इंग्लिश। अब देखें, वहां पे प्रोबेबली था, लेकिन यहाँ पे वो श्योर है, सर्टन है, उसने अपना ओपिनियन दिया। अफ्रीकन अमेरिकन टू हैव बोथ कंट्रीब्यूटेड न्यू वर्ड्स टू द इंग्लिश एंड चेंज द मीनिंग ऑफ सम एग्जिस्टिंग वर्ड्स। तो ये हमारे पास जो है वो एक सर्टन आंसर आ गया और ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट। अब यहाँ तक हमने समझने की कोशिश की, लेकिन अभी तक ये तो सर पता चल गया कि ये टॉपिक है, ये भी पता चल गया कि सर ये जो है वो पहली लाइन जेनेरिक होनी चाहिए। सर ये भी पता चल गया कि यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट आती है एंड पे और ये स्पेसिफिक हो जाती है, और इन लाइनों के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो है वो टॉपिक से रिलेटेड हों और कुछ ना कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे होने चाहिए। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है कि अफ्रीकन अमेरिकन यहाँ पे यूज हुआ और यही लाइन आपको आपके थीसिस स्टेटमेंट में नजर आई। डू यू फील कि ये कोई कोइंसिडेंस है? ये हमारे पास कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सारी की सारी चीजें, ये इसको कहते हैं कीवर्ड्स को यूज करना, इसको कहते हैं कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना, ताकि आपके
एग्जामिनर को अटैचमेंट हो सके, ठीक है, क्या उसे पता चल सके कि आपने वाकई इसको देखा। हम यहाँ तक क्लियर हैं, हमें अभी तक सर इन्हीं चीजों का पता चल सका है कि ये टाइटल है, ये जनरल है, ये स्पेसिफिक है, ये दरम्यान में ये लाइनें हैं, लेकिन सर ये नहीं पता चल सका कि हम लिखेंगे कैसे, नहीं पता चल सका। इज इट सो कि खुद से लिखेंगे तो वो सर समझ में नहीं आता, वो क्या इसकी समझ में आगे जो इसने लिखा ये तो बहुत अच्छा है, ये तो क्लियर है, यहाँ तक तो हमें बिल्कुल पता चल गया। तो खुद से लिखने वाला काम अभी नहीं पता चल रहा, तो वो इजी करें। इज इट सो, ये पता चल चुका है, आगे फिर मैं उसे स्किप कर दूं इस एक्टिविटी को। अच्छा जी, ये है जी, सर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। देखिए मुस्फिरा स्वीपिंग स्टेटमेंट इसे कहते हैं, ब्रॉड जनरलाइजेशंस को कहते हैं, ठीक है। मैं जैसे कहूँ कि कराची में रहने वाले सभी इसी तरह से बात करते हैं, ठीक है, उनका एक्सेंट थोड़ा मुख्तलिफ है, ये मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। कराची में तो अब्दुल सत्तार ईदी थे, वो भी बहुत अच्छे थे। जैसे मैं कहूँ जरदारी चोर है, सारे के सारे कराची और सिंध में रहने वाले चोर हैं, ये मेरी स्वीपिंग स्टेटमेंट है। एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी मैंने जो कि ओवर जनरलाइज्ड है, एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसमें मैंने यूनिवर्सल ट्रुथ दे दिया, उसको समझने के हुए बगैर, जिसके अंदर मैंने जो है वो कोई रिसर्च नहीं की, कोई तहकीक नहीं की, और उसको जो है वो मैंने वैसे ही कह दी। जिस तरह से मैं ये कहूँ, दुनिया में कोई भी क्लासिकल म्यूजिक को पसंद नहीं करता, नोबडी लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक, ऐसा नहीं है, आज भी लोग करते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि एवरी इवन इन माई कंट्री इज करप्ट, पाकिस्तान के जनरल स्टेटमेंट, मुबशिर मुबशिर साहब, मैंने ये नहीं कहा कि इट इज अ जनरल स्टेटमेंट, बट आई एम सेइंग इज दैट sweeping statement is a broad generalization where you assume a universal truth without considering the exceptions or the variations, ठीक है। जिस तरह से मैं ये कहूँ कि तमाम के तमाम वकला जो हैं वो डिसऑनेस्ट होते हैं, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है। जैसे ये कहें कि सारे पाकिस्तानी नेक है, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है। खुद से कोई चीज एज्यूम कर लेना और उसको पूरी की पूरी कंट्री पे अप्लाई कर देना, वो स्वीपिंग स्टेटमेंट है। जैसे कुछ लोग जो हैं वो थीसिस लिखते हुए या इसमें ऐसे लिखते हुए लिख देते हैं कि करप्शन इज द मेन रीजन बिहाइंड पाकिस्तान प्रेजेंट इकोनॉमिकल सिचुएशन। इट मीन्स ये होता है कि इसका मतलब है कि वो स्वीपिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। ओके, स्वीपिंग स्टेटमेंट को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। हम ये तो कह सकते हैं कि ऑल ऑल द रीपर्स आर एनिमल्स, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, बहुत एहतियात से हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनका। हम इस्तेमाल जो है वो कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ये भी अब जो है वो लगे हाथों देख लीजिए। नॉर्मली हम जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं जब हमें जो है वो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स, कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट बताना होता है जहाँ पे रेट्रिकल हमें किसी चीज पर जोर देना होता है, ठीक है, जोर देना होता है, और जहाँ पे वो वाकई एकदम कोई चीज हो कि जिस तरह से हम ये माने कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो इलिटरेट हैं, ठीक है, इलिटरेट हैं, लेकिन ऑब्वियसली सारे के सारे तो इलिटरेट नहीं हैं, लेकिन हम ये फिर बात करेंगे इलिटरेट पॉलिटिशियंस, दे आर द मेन रीजन बिहाइंड द इलिटरेसी ऑफ पाकिस्तान। आपने देखा कि पाकिस्तान में जैसे यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कुछ 26 के करीब यूनिवर्सिटीज उन्होंने पंजाब के अंदर ही कहा कि सारी की सारी यहाँ पे बना दी जाए, जहाँ पे हमें इमोशनल अपील्स करनी होती हैं, ठीक है। यूजेज इनका बाद में देखेंगे, आपको अलबत्ता सीएसएस के पेपर में इसको यूज करना नहीं होता, ठीक है। हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं, हम वापस आते हैं। सो जी, हम इंट्रोडक्शन के ऊपर थे, इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे थे। एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन में हमने चीजों को देखा था। अब जरा मुझे जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, अब आप वन बाय वन इन चीजों को हम देखने की कोशिश करते हैं। अब आप जरा मुझे बताएंगे, हम एक जो है वो पहले पढ़ते हैं पैराग्राफ, कि क्या ये स्ट्रॉन्ग है, क्या ये वीक है, फिर इस पर डिसीजन देंगे और वजह भी बताएंगे ये क्यों है जी। प्लीज फाइनली फैमिली। Finally, structure has changed a lot in the last 50 years in Asia. The decrease in the number of extended families and nuclear families has caused several social changes. जी B. पार्टिसिपेंट्स The मुझे बताएं कि क्या ये स्ट्रॉन्ग है इंट्रोडक्शन है, वीक इंट्रोडक्शन है, पहले तो ये बता दीजिए। अगर किसी ने ये अपना इंट्रोडक्शन लिखा है, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन होगा या वीक इंट्रोडक्शन होगा, व्हाट डू यू फील? और क्या आप ऐसा अगर पेपर में लिखेंगे तो एग्जामिनर कुछ मार्क्स अवार्ड करेगा?
थैंक यू सो मच दुआ। आपने आखिर में आई गेस लिख दिया। बेसिकली आप आई गेस ना भी यूज करते तो हमारे पास ये इस शर्त पे पूरा नहीं उतरता ना। हमने देखा था कि इसके अंदर कम से कम जो है वो 5 to 10 सेंटेंसेस होने चाहिए। कम से कम जो है वो हमारे पास 5 और ज्यादा से ज्यादा 10, तो ये उस पर भी नहीं पूरा उतरता। अच्छा जी, ठीक है, ये वीक है, शॉर्ट है इसमें। अब मुझे ये बताइएगा कि हमारे पास क्या इसमें जो पहली लाइन है, क्या वो जेनेरिक है या स्पेसिफिक है? Family structure has changed a lot in the last 50 years in Asia. Family structure has changed a lot in the last 50 years in Asia. हमारे पास जेनेरिक है या स्पेसिफिक है? कुछ ने लिखा कि सर ये एक जनरल लाइन है, कुछ ने लिखा ये एक स्पेसिफिक लाइन है। टाइम ले लीजिए, इस लाइन को दोबारा पढ़ लें, अभी तो मैंने आपको बताया है। ऐसी लाइन जो है हमारे पास, जो कि ब्रॉड ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात करेगी, ऐसी लाइन जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर बात नहीं करेगी। ठीक है, हमारे पास जो है ऐसी लाइन जो है जो कि आपको एग्जैक्ट नेचर ऑफ थिंग्स या चीजें नहीं बताएंगी, वो हमारे पास जो है वो क्या होगा? फैमिली स्ट्रक्चर हैज चेंज a lot in the last 50 years। ये क्या होगा? ये स्वीपिंग होगा जी। देखिए जरा, ये हमारे पास जो है ये लाइन जो है वो एक जनरल लाइन है। अगर हम इसे जनरल लाइन है, अगर इसे जनरल स्टेटमेंट है, अगर हम स्पेसिफिक बनाना चाहें तो हम ये लिखेंगे, ओवर द लास्ट 50 years the traditional extended family structure has gradually transitions to nuclear families in the urban areas of Pakistan। ठीक है, with more young adults। सो हमने जो है वो क्या करेंगे, लोकेशन को ऐड करेंगे, सो शिफ्ट को ऐड करेंगे। ये हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट है। फैमिली स्ट्रक्चर, कौन सा फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो किस फैमिली स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? 50 years, लास्ट 50 years जो है वो उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो है वो एग्जैक्ट प्रिसाइज डिटेल्स जो है वो नहीं बता रहे हो। ठीक है, जब मैंने प्रिसाइज डिटेल्स की बात की तो यहाँ पे हमें ट्रेडिशनल एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर्स की बात करनी है, हमें ग्रेजुअली ट्रांजिशंस की बात करनी है, हमें उनके अर्बन एरियाज की है, रूरल एरियाज की है, वो बात बतानी है। आप अडल्ट की बात कर रहे हो या आप यंगर की या माइनर्स की बात कर रहे हो, इन तमाम चीजों को डिस्कस करना। ठीक है, हमने यही तो देखा था स्पेसिफिक में। तो जब हमने स्पेसिफिक की बात की थी, स्पेसिफिक वो है जो डिटेल देगा, जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करेगा। तो ये फैमिली स्ट्रक्चर कौन सा वाला है? ये पर्टिकुलर तो नहीं है हमारे पास जो है वो। ठीक है, जो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देगा ये ब्रॉड इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, हाँ, विद इन एशिया जो है वो, हम एशिया इन इटसेल्फ, एशिया में तो 48 कंट्रीज हैं हमारे पास। तो ये ब्रॉड है ना हमारे पास टॉपिक है। अगर वो साउथ एशिया बात करे तो भी ब्रॉड रहेगा हमारे पास में। ठीक है, अगर वो कंट्री की बात करे तो शायद हम उसे स्पेसिफिक में ले सकें। मजीद इस पर बात करते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइएगा जरा, सेकंड वाला जो है वो हम देखते हैं, और इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे जी। एक दफा पढ़िएगा, द नंबर ऑफ The बिजनेसेस। number of businesses using internet for selling products has increased greatly in recent years. Shoppers too are using the internet in greater numbers to buy all types of products such as books, cameras, clothing. Although e-businesses has become popular, there are certain risks involved in internet shopping that are a concern for both businesses and consumers. थैंक यू सो मच। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या ये एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन है या एक वीक इंट्रोडक्शन है? दैट इज, द नंबर ऑफ बिजनेसेस यूजिंग द इंटरनेट फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स हैज इंक्रीज। क्या ये एक स्ट्रॉन्ग है या एक वीक है? हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। एक्सीलेंट। ये क्या इसके अंदर हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट मौजूद है? क्या थीसिस स्टेटमेंट मौजूद है इसमें हमारे पास? इज देयर एनी थीसिस स्टेटमेंट? The answer is yes, there is।
नंबर 3 पे देखिएगा हमारे पास स्टार गेजिंग, लुकिंग एट द स्टार्स is something everyone should try. I love it. Well, when looking at the night sky, most people observe that the moon, planets, and stars move from the east side of the sky to the west over a period of several hours. In fact, this movement is actually the movement of Earth rotating on its axis. In addition, as the Earth revolves around the Sun throughout the year, different stars are visible at different times. इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद स्ट्रॉन्ग है, वीक है। इंट्रोडक्शन, स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन है, वीक है। आमिर मुख्तार साहब लिखते हैं कि ये वीक है। ओके के आमिर, शाबाश, वेरी गुड। आमिर, आप फील करें कि हमने ना आपके लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग की है, ठीक है। इसके लिए एक और भी वजह थी, लेकिन आपने बहुत प्रिसाइज वजह दी है, ठीक है। स्टार गेजिंग, लुकिंग एट द स्टार्स, आपके एग्जामिनर को आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। स्टार गेजिंग, लुकिंग एट द स्टार, डोंट यू फील कि ये आपके पास स्पेसिफिक लाइन है? पहले ही देख लीजिए कि एक स्पेसिफिक लाइन है जिसमें जो है वो उसने जनरल बात करनी थी। स्टार गेजिंग, लुकिंग एट द स्टार इज समथिंग, तो हमारे पास है। वेरी गुड इंस्ट्रा, एक्सीलेंट। हमारे पास नंबर सी के अंदर जो है वो कोई थीसिस स्टेटमेंट भी नहीं है, ठीक है। इन एडिशन, एज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन थ्रू आउट द ईयर, डिफरेंट स्टार्स आर विजिबल एट द डिफरेंट टाइम्स। सो यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट भी नहीं है, ठीक है। हर लंबा लिखा हुआ पैसेज जो होता है वो अच्छा नहीं लिखा होता। हर रोने वाला जो होता है वो सच्चा नहीं होता है। जैसे हजरत यूसुफ के भाई जो है वो रोते हुए आए थे कि उनको भेड़िया खा गया है, खुदा ना खास्ता। स्टार गेजिंग, उसने पहली गलती की कि उसने जो है वो स्पेसिफिक किया। दूसरी गलती की, थीसिस स्टेटमेंट नहीं। शायद वो इसमें थीसिस स्टेटमेंट ऐड कर सकता था, वो उसमें बता सकता था कि ये थीसिस स्टेटमेंट है, बट हमारे पास एंड थर्ड प्रॉब्लम इज कि इसकी लेंथ जो है वो मोर देन 10 लाइन्स है हमारे पास। ये जो छोटी छोटी लाइनें हम कंसिडर करें ना, जितनी बाकी थी, ये मोर देन 10 लाइन है। अब अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर, देखें एस्पिरेंट्स कहते हैं सर ये तो ये छोटा सा लिखा हुआ है ना, अगर ये लंबी लंबी लाइनें जो है हम लगा दें तो फिर तो ये सारी 3-4 लाइनें ही बनती है ना। हम इसी कॉन्टेक्स्ट में, ये हमारे पास पेज बना हुआ है, ठीक है। इस पेज के ऊपर उसकी कितनी लाइनें हैं हमने ये देखना, ना कि अपने पेज के लिहाज से देखना, ठीक है। तो ये हमें होगा। जी, लास्ट है हमारे पास जो है, ध्यान से हम इसे देखेंगे। नंबर डी जो है वो, देख के सिर्फ बताइएगा, जरा इसको देख के बताएं नंबर डी पे, क्या ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है? अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम जो है वो बताएं कि ये अच्छा है, डी जो है वो वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। आपको क्या लगता है? हाँ, सेंटेंसेस को कंसीडर करना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सेंटेंसेस भी इसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ सेंटेंसेस है, ये हमारे पास वीक है। अच्छा, जिनको डी वाला जो है वो वीक लगा, व्हाट इज द रीजन? आपको क्यों लगा कि ये एक वीक है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या लगा पहली नजर में कि आपको ये वीक है? नईम साहब को लगा लेंथी है। एडी, एडी आपका कोई नाम शाम है तो प्लीज चेंज कर लें। एक सेकंड में सेटिंग्स में ना अलो करता हूँ, नाम चेंज कर लें ताकि हम आपको आपके सही नाम से लिख और पुकार सकें। मैंने सेटिंग्स तब्दील कर दी, अब आप नाम तब्दील कर लें। स्ट्रॉन्ग ड्यू टू फैक्ट, टू मच इंफॉर्मेशन, मुबशिर, मुदस्सिर हैदर, स्ट्रॉन्ग है मॉस्फेरा में। अच्छा जी, the origin of Irish music can be traced back nearly 2000 years to the time when the Celts arrived in Ireland, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे चलते हैं। म्यूजिक thrived under the rule of Shaktians but later declined during the British colonization of Ireland. However, during the Great Famine है, हम जो है वो, ये मुझे बताएं जरा, पढ़ किसके बारे में रहे थे और यहाँ पे आपने कुछ तब्दीली नोट की है? कुछ हुआ है, कुछ अजीबो गरीब हुआ है पढ़ते हुए, आपने नोट किया है यहाँ पे? यहाँ तक तो मुझे बात समझ में आ गई, ये वाली बात तो ठीक है, ये वाली लाइन की जरूरत मुझे समझ में नहीं आ सकी। आपने फील किया, however during the great famine of 1840 thousands of Irish people emigrated to North America in search of a better life.
अब मुझे इस लाइन की जरूरत नहीं थी। हम ये भी कह सकते थे कि आयरिश पीपल ब्रॉट म्यूजिक देयर म्यूजिक विद देम, मुझे इनकी जरूरत नहीं थी। एक तो मुझे यहाँ पे ये जो है वो चीज गलत लगी। अच्छा आगे देखते हैं जी। Irish music soon became established in the American cities with a higher proportion of Irish immigrants, such as Chicago and Boston. These cities are popular tourist destination. कुछ समझ में आ रहा है आपको? These cities are popular tourist destination with many interesting sites. However, तो ये दोबारा से ये लाइन क्या रेलिवेंट है हमारे जो है वो ऐसे से जो हम बात कर रहे हैं कि उससे है? तो हमें जो है वो ये फील होता है कि यहाँ पे कोई तब्दीली आ गई है। ठीक है। Irish music really became known to a wider audience in 1970 when musicians experimented with the more modern arrangements of the traditional songs and the fusion with rock. अच्छा हमने ना ये देखा कि यहाँ पे जो है वो वर्ड लिमिट पूरी करने के चक्कर में जो है जो एस्पिरेंट हमारा है जिन्होंने ये लिखा है उन्होंने कुछ इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी दे दी है, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। हमारा इंट्रोडक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। म्यूजिक से वो हट गया और म्यूजिक से हटते हटते वो तो बताना शुरू हो गया कि ये सिटीज के अंदर जो है पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में वो अक्सर मैं एक जोक सुनाया करता हूँ कि एक साहब नमाज अदा कर रहे थे तो उनके दोस्त बताते हैं वो तो नमाज पढ़ रहे थे दूसरे को कि ये बहुत नेक इंसान है, बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, लोगों का भला करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। वो नमाज में ही बोलते हैं, कहते हैं इन्हें ये भी बताओ कि मैंने हज भी किया है, मैंने 2 उम्रा भी किए हुए हैं। ठीक है। तो वो नमाज में से ही बोलते हैं कि इसको ये भी बताओ। सो हम तो म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो इसमें ये कहाँ से जो है वो आ गया, ये वाली चीजें जो है वो आ गई। ये नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों को इससे अवॉइड करना है। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा ये मुझे बताएं कि मुसफ़िरा कहती हैं इसमें थीसिस स्टेटमेंट है। अच्छा हम जरा इसे देखते हैं। नाउ इन 21st सेंचुरी आयरिश म्यूजिक इज मोर पॉपुलर एंड सक्सेसफुल देन एवर। Is there thesis statement? Is there any thesis statement available? Jazz originated in the American South in the early 20th century. No. क्या thesis statement available है? Yes or no? सोच समझ के आंसर दीजिएगा क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमें देखना है। thesis statement वो होती है जो पूरी की पूरी वही बात कर रही होती है जो कि हमने अपने आगाज में भी की होती है। तो जरा देखें जरा इसको है। अच्छा ये मुसफ़िरा साहिबा कहती हैं कि सर यहाँ से ये थीसिस स्टेटमेंट है, नो इन द 21st सेंचुरी आयरिश म्यूजिक इज मोर पॉपुलर एंड सक्सेसफुल देन एवर। आपकी बात को हम मानते हैं मुसफ़िरा साहिबा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करूंगा। मैं चलूंगा इस पे, यहाँ पे जो है वो इस पॉइंट के ऊपर ये जो हमने देखा था, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जरा आप इसकी जो एंड वाली लाइन उसमें वाकई थीसिस स्टेटमेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। तो ये जरा थीसिस स्टेटमेंट पहले इंट्रोडक्शन पढ़िएगा यहाँ से ना, ये वाली लाइन पढ़िएगा। If you ask average Americans where their language comes from, they will probably say England. थैंक यू सो मच। अब ये पढ़िएगा African जरा। Americans too have both contributed new words to English and changed the meaning of some existing words. हमने देखा कि सारी की सारी बात वही है जो उसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, उसने यहाँ पे उसका आंसर दे दिया। ठीक है। African Americans too both have contributed new words to the English and changed the meanings of some existing words. और ये वो बातें हैं जो सारी की सारी उसने यहाँ पे की थी, कोई रेलिवेंट बात नहीं की थी, ऐसे ही जी, है ना। सारी की सारी चीजें यहाँ पे हम क्या ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं और हम जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा जरा अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़िएगा, पहली लाइन द ओरिजिन ऑफ। the origins of Irish music can be traced back nearly 2000 years to the time when the Celts arrived in Ireland. थैंक यू सो मच। अब इस लाइन को पढ़िएगा। Now, in the 21st century, Irish music is more popular and successful than ever. तो आप क्या फील करते हैं कि इन दोनों के अंदर आपको कोई कोहेरेंस या इस सवाल का जवाब
मिलता है या नहीं मिलता? हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ना, तो ये आप बताइएगा जरा। सर डिस्कस तो इंग्लिश म्यूजिक के बारे में हो रहा है ना। हाँ, दुआ कनूज लिखती हैं सर, ये तो आपने क्लियर क्या लिखा है? आई एम सॉरी, मैं को मैसेज ज़्यादा अच्छे नहीं पढ़ सकता। अगर इंग्लिश में हो तो वो मैं थोड़ा सा इससे देख लूंगा। क्लियर कि कौन सी लाइन रिलेवेंट है, ये स्पॉट कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज आउट ऑफ द बॉक्स आ रही? प्रैक्टिस। दुआ, योर क्वेश्चन इज एग्जैक्टली यू आर आस्किंग लाइक व्हेन यू आर राइटिंग डाउन द essay in your paper, how you will come to know this line is out of the context. The very thing is that हमें बड़े ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। मेरे एक दोस्त बेल्जियम में, उनसे कल बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे मुझे ना बर्गर खाने के लिए बड़ी दूर जाना पड़ा। मैंने कहा क्यों? वो कहते हैं यार हराम यहाँ पे सारे के सारा जो है वो पिग्स के गोश्त हैं, ये वो हैं, हलाल फूड जो है वो मुझसे दूर हैं, तो मुझे उनको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस उनकी फिर इतनी हो चुकी होती है कि फिर उनको पता चल जाता है। ठीक है, सो कॉन्टेक्स्ट जो है हाजी साहब नहीं हाजी साहब की बात नहीं कर रहे हैं हमें, आपने उठवा देना है वीडियो से हमें। हाउ आई कैन इम्प्रूव माई, आई थिंक कि ऐसा साहब ने लिंक शेयर किया हुआ है, ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। अच्छा, दुआ साहब, मुबशिर साहब, आपका तो नाम भी मेरे, आप मेरे हम नाम हैं। देखिए, इम्प्रूव इंग्लिश ग्रामर स्किल्स को करने के लिए जो है आप अगर बाद में पूछें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। तो अब क्या मुझे इजाज़त है मैं क्लास एंड पे इसका आंसर दे दूं मुबशिर साहब, ताकि हम अभी जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर मैं इनको आंसर कर दूं? मुस्फिरा साहिबा, ये इससे टॉप इसमें थीसिस स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट वो होती है जिसमें पूरे का पूरा जो है वो पैराग्राफ भी अच्छा लगता हो, जिसमें आपने एक पॉइंट जो है वो ले लिया हो। ठीक है, नो इन द 21st सेंचुरी आयरिश म्यूजिक इज मोर पॉपुलर एंड सक्सेसफुल देन एवर, ये तो आपने एक फैसला दे दिया ना, ये तो आपने बता दिया। तो अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं मजीद जो है वो, एक चीज। और दूसरी चीज जो है वो, जो आपने इंट्रोडक्शन में बात की, वही पॉइंट जो है वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट में नजर आना चाहिए था। जैसे हमने जो है वो पेज 62 पे ये देखा था कि अफ्रीकन अमेरिकन जो बात थी उसने उसको एक्सप्लेन किया था। लेकिन हम आपके क्वेश्चन को माइंड में रखेंगे और हम इस पे मजीद जो है वो हर पैसेज में आपको बताएंगे कि ये कैसे कैसे जो है वो हुआ। अब नंबर ई जो है वो, प्लीज इसको देखिएगा और ये बताइएगा कि क्या ये हमारे पास एक अच्छा इंट्रोडक्शन है? क्या ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है? एडजस्टिंग टू अनदर कल्चर्स फूड कैन बी चैलेंजिंग फॉर मेनी ट्रैवलर्स। क्या ये स्ट्रॉन्ग है, क्या ये वीक है? ये हमारे पास जो है वो वीक इंट्रोडक्शन है जी। इंट्रोडक्शन की कहानी तो हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब हम अगली कहानी देखते हैं। कुछ कहानियां बड़ी मजे की होती हैं और उन कहानियों में से एक कहानी ये भी है। वैसे तो मैंने आपको कुछ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बता दी थी, लेकिन ये वो वाली चीजें हैं जो कि इनएविटेबल हैं। ये वो वाली चीजें हैं जो कि नागजीर हैं। ये वो वाली चीजें हैं जो कि आपको लाजमी तौर पे समझने हैं। आप अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन का आगाज सिर्फ और सिर्फ, अगर आप बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हैं तो तीन चीजों से कर सकते हैं। दो चीजें और ऐड कर लीजिएगा। रेट्रिक क्वेश्चन जो है, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, उससे भी कर सकते हैं। एक और चीज उसमें ऐड कर दीजिएगा, एंकी डॉट जो है वो, बल्कि इधर भी मेंशन है, उससे भी आप कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट आर स्टेटिस्टिक्स, आप इससे कर सकते हो, इंटरेस्टिंग फैक्ट से बता सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान में 5.6%। बट यहाँ पे वंस अगेन, अगर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, और ये हम अपने आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि आपने फैक्ट बताते बताते स्पेसिफिक फैक्ट नहीं बता देना, जनरल फैक्ट बताना। जेनेरिकली आपने बात करनी है आपने। लेकिन कैसे सर फैक्ट भी होगा और वो हमारे पास जेनेरिक भी होगा, ये हमारे पास अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। अभी के लिए हमने, जो इंस्टा ने पूछा था क्वेश्चन कि सर जो फैक्ट है क्या वो मुमकिन है कि वो ऐसा तो नहीं कि हम स्पेसिफिक हो जाएंगे, तो उसका आंसर हमने इब्तदाई मैंने दिया कि सारे के सारे फैक्ट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते हैं। लेकिन इसको डिटेल से भी मैं आंसर दूंगा और हम इसे समझेंगे एक एक पैराग्राफ के साथ। या स्टैटिस्टिक्स जो है वो होगी, तो फैक्ट्स है या स्टैट्स है। अब देखिए, फैक्ट बेस जो है वो आपके पास जो है, मैं फैक्ट बेस आपको बता भी देता हूँ, पैराग्राफ अभी दिखा भी दूंगा कि कैसा होता है। अच्छा जी, दूसरा वाला हमारे पास जो है वो ये है कि एक पर्सनल स्टोरी या एग्जाम्पल से शुरू हो सकता है। तीसरे वाला हो सकता है कोटेशन से। कोटेशंस मैंने आपको असाइन की थी, हम श्योर आपने याद किया था।
सर हम कैसे स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन राइट कर सकते हैं? आप तीन तरह से इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग राइट कर सकते हैं। आप पहले तो जो है तीन तरह की इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन पहले पैराग्राफ में जो है वो डाल सकते हैं। एक आपके पास जो है वो फैक्ट और स्टैट होना चाहिए, पर्सनल स्टोरी होना चाहिए, और आपके पास जो है वो इंटरेस्टिंग कोटेशन होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। अच्छा जी, इंस्टा साहिबा, आप प्लीज जरा इसको मैसेज को जरा ध्यान से सुनिएगा। आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन इन पर्टिकुलर, एंड मैं पहले पॉइंट को, इंटरेस्टिंग फैक्ट, डिड यू नो दैट द एवरेज ह्यूमन आई ब्लिंक्स 20,000 टाइम्स एवरी डे? सो हमारे पास जो है ये जो है एक जेनेरिक बात उसने की है, एवरेज ह्यूमन बींग्स, लेकिन ये एक फैक्ट है। ठीक है, इस तरह से मजीद भी मैं चीजें आपको बता दूंगा। ये एक फैक्ट है लेकिन जनरल है, कि इससे हम अपने ऐसे का इंट्रोडक्शन का स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो जी, हमारे पास यहाँ तक हमारी जो है वो कहानी खत्म होती है। आज के सेशन में मैंने समझाने की कोशिश की। मैंने शुरू किया इंट्रोडक्शन से, मैंने ये बताना आपको चाहा कि पैराग्राफ लिखोगे तो उसमें लाइनें, सॉरी सेंटेंसेस कितने होंगे, उसमें रीडर का इंटरेस्ट कैसे कैच करोगे, जनरल से क्या मुराद है, जनरल टॉपिक को, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, थीसिस स्टेटमेंट, मैंने इनके ऊपर बात की। मैंने आपको जनरल आइडियाज स्पेसिफिक बताए। मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक इंट्रोडक्शन में जो है वो आपको डिफरेंस बताया। मैंने आपको मुख्तलिफ जो है वो पैराग्राफ्स दे के ये साबित किया कि कैसे जो है वो एक जनरल लाइन है ये पहली, किस तरह से जो है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन है, किस तरह से एक वीक है। हमने ये देखा कि कैसे जो है लेंथ जब बढ़ती है और जब थीसिस स्टेटमेंट नहीं होता तो वो सारे का सारा क्रॉस हो जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द डिस्कशन हमने देखा कि हमें टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे कैसे प्रोवाइड करनी है। तीन तरह से, इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्टैट, और पर्सनल स्टोरी, एग्जांपल और इंटरेस्टिंग कोटेशन। I'm taking a stop here, and with I'm leaving an assignment with you guys. And the very first assignment is that आप PMS का पेपर उठाएंगे 2023 का, वो आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे नेम सब में। 2023 का उठाएंगे और एक इंट्रोडक्शन पैसेज आप लिख के सबमिट करवाएंगे, जो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उसको ज़रूर इवेल्यूएट किया जा सके। अगर उसकी सेंटेंसेस 10 से ज़्यादा हुए तो मैं इवेल्यूएट नहीं करूँगा। अगर उसके सेंटेंसेस 5 से कम हुए मैं उसको इवेल्यूएट नहीं करूँगा। एंड प्लीज़ मेक इट श्योर, इस चीज़ पर बाद में माइंड नहीं कीजिएगा। मैंने थीसिस स्टेटमेंट भी बहुत से लोगों से रिक्वेस्ट की कि सिर्फ 2 लिखिएगा, उन्होंने 6 लिख के भेज दी। आई डू रिस्पेक्ट योर राइटिंग्स एंड ऑल द थिंग्स, बट बाज़ हमें सभी को टाइम देना होता है। सो मेक इट श्योर कि आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कीजिए। कि हमारे पास 5 से कम होंगी तो वो पैराग्राफ ही नहीं होगा, 5 सेंटेंसेस है वो नहीं चेक होगा, 10 से ज़्यादा होगा वो भी चेक नहीं होगा। मेक इट श्योर कि अभी आप प्रैक्टिस जोन में इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको सबमिट करवाएं। PMS का पेपर उठाएंगे पंजाब का 2023 का, और उसमें से कोई एक टॉपिक अपनी मर्जी का लेके जो है वो आप उसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो लिखेंगे और उसको जो है वो सबमिट करवाना है। दिस इज समथिंग जो हमारे पास आज की क्लास थी। आखिरी चीज, मुबशिर साहब का आंसर कि ग्रामर को मैं कैसे बेहतर बना सकता हूँ। मुबशिर, CSS में कोई आपसे स्पेसिफिकली वो डेफिनेशंस नहीं पूछेगा। ठीक है, CSS में वो ये नहीं पूछेगा कि ये बताओ वर्ब कहाँ पे, एडवर्ब कहाँ पे है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ग्रामर के बगैर भी गुजर जाते हैं इस मैदान में से, ये एक सैड रियलिटी है, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ गुजरते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रिमेंबर वन थिंग, प्रैक्टिस करें। रेनन मार्टिन की किताब बड़ी अच्छी है, रेमन मर्फी की किताब बड़ी अच्छी है। हम अपने लेक्चर्स में जब भी बताते हैं तो यही सोर्सेज होते हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं तो आप नॉट फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम भी चीज़ों को कवर करते हैं। अगर खुद से देखना चाहें तो रेमंड मर्फी को देखें, रेनन मार्टिन को देखें, सैयद सदात हसन को देख लीजिए। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आसान लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस जो है वो रिक्वायर्ड होगी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, प्रैक्टिस करके चलते हैं। ठीक है, ये जो है वो किताब का नाम डॉक्टर आमिर मुख्तार साहब ने लिख भी दिया। आज के लिए ना तो मैं आपको कोई इडियम्स दे रहा हूँ, ना मैं कोई वोकैबुलरी दे रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज़ के साथ छोड़ रहा हूँ और वो इंट्रोडक्शन का पैसेज है। ये पैसेज इन इटसेल्फ इतनी बड़ी असाइनमेंट है कि इसके साथ मैं कोई दूसरी असाइनमेंट नहीं दे रहा। मुझे रैपिडली सबमिट करवाने से बेहतर है कि टाइम ले लीजिए और अच्छा सबमिट करवाइए, मास्टरपीस है कि मुझे जब मैं असाइनमेंट्स को क्रॉस करता हूँ
तो बहुत से स्टूडेंट्स फील कर रहे होते हैं पता नहीं मेरा क्यों क्रॉस कर दिया, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई डू रिस्पेक्ट सारी जितनी भी असाइनमेंट्स आती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उन पे क्रॉस किसी चीज़ को ना किया जाए, बट मैं एक चीज़ पर मेरा ईमान है, बिलीव है, मेरे अगर जहाँ पे मैं क्रॉस करता हूँ या जहाँ पे मैंने सर्कल लगा दिया है, आपका एग्जामिनर उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करेगा, आपको एग्जामिनर उस चीज़ को नहीं छोड़ेगा, आपका एग्जामिनर उसको माइंड करेगा। अगर मैं आपको पेपर में पास कर रहा हूँ तो मैं अपनी परफॉर्मेंस पे और अपनी वैल्यूएशंस पे 100% सेटिस्फाइड हूँ। आपका एग्जामिनर मेरे पास किए हुए एस्पिरेंट को आपका एग्जामिनर फेल नहीं कर सकता, जो मर्जी हो जाए। मैं इवैल्यूएशन जब करता हूँ और जो अम, मैं माइनर से लेके मेजर तक चला जाता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं रियल पिक्चर दे सकूँ कि आप कहाँ पे खड़े हैं। फिक्टिशियस पिक्चर्स जो होती हैं वो ना तो मुझसे दी जाती है, ना यहाँ पे, ना पीएमएस के एक्चुअल पेपर्स में जब हम चेक कर रहे होते हैं, तो मैं जो है वो रियल पिक्चर ही दूंगा। तो अगर वो कुछ मूवीज से पहले एक ट्रेलर होता है छोटे, वो कहते हैं कि छोटे दिल वाले इस तरह देखिएगा, अगर आप गलतियों से सीखने का हौसला नहीं रखते हैं तो इट मीन्स आपको अपनी प्रेफरेंसेस को तब्दील करना। ये जो सीएसएस के पेपर हैं इसमें इंग्लिश में 98% लोग फेल ही इसीलिए होते हैं कि हम सब लोग जो है वो अपनी ब्लैकमेलिंग में होते हैं, सेल्फ ब्लैकमेलिंग में। वो सेल्फ ब्लैकमेलिंग क्या है? यार मेरी तो अंग्रेजी बहुत अच्छी है, ठीक है, मैं तो आसानी से लिख सकता हूँ। जब हम क्रॉस करते हैं तो इट मीन्स यू नीड एन इम्प्रूवमेंट देयर, बजाय इसके कि आप वहां पे इम्प्रूवमेंट को सीख करो। जब आप ये देखते हैं कि नहीं इस तरह से नहीं, ये तो हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, तो डेट मीन्स कि आप सीखना नहीं चाहते हैं। तो प्लीज इसको सीखने की कोशिश से कीजिए। अगर ना तो ये कोई एक्चुअल पेपर होता है जहाँ पे आपका क्रॉस होने से जो है वो कोई नुकसान हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ के क्रॉसेस आपको एक्चुअल क्रॉसेस से बचा लेंगे। सो मेक इट श्योर, चीज़ों को दिल पे जरूर लें कि मेरा गलत हुआ और मुझे इसको इम्प्रूव करना है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सही नहीं लिखते हैं, वो ये दलील पेश करते हैं कि मैंने देखें जी, मैंने पिछले 2 साल से मैं लिख रहा हूँ तो अभी तक ये कैसे मुमकिन है कि अभी तक मैंने ठीक ही नहीं लिखा। तो इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है कि आपने ठीक क्यों नहीं लिखा। मेरे पास इस सवाल का जवाब है कि जो मैंने क्रॉस किया है वो मैंने क्यों किया, और उसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि इस इसलिए मैंने किया और इस यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। आप वहां वहां पे चीज़ों को बेहतर कर लीजिए और लेके चलें। हमारे जो पैराग्राफ राइटिंग पैराग्राफ के सेशंस हैं, आमिर साहब बहुत से लोग इससे जानते हैं, देर आर सम पीपल कि हु स्कोर 6 आउट ऑफ 10, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्कोर है। 6 आउट ऑफ 10 वो लेते हैं, वो चलते हैं। 6 आउट ऑफ 10 का मतलब ये है कि 60 आउट ऑफ 100, ठीक है, सीएसएस के एक्चुअल पेपर में। लेकिन यहाँ तक पहुंचने से पहले उन्होंने कितने क्रॉसेस को देखा। और ऐसा नहीं है कि ये कांस्टेंट नंबर है, एक दफा आ गया, मुमकिन है कि अगली दफा फिर ह्यूमन बीइंग्स हैं, कहीं ना कहीं पे वो क्रॉस कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें हैं। आखिर में 2 सजेशंस आपके लिए मैं छोड़े जाऊंगा, उनको देख लीजिएगा। पहले अपनी इवैल्यूएशन जरूर कीजिएगा, कीजिएगा, करवाइएगा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि एमओसीसी इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी इवैल्यूएशंस करवाएं। जहाँ पे आपका दिल मुतमिन है आप वहां पे करवाएं, लेकिन जरूर करवाएं, ठीक है। एवेल्यूएशंस के बगैर आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पे हैं। मेंटोर अमूमन क्या करते हैं, आप उन्हें 3 घंटे का लिखा हुआ ऐसे सबमिट करवाते हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। वो आपका पेपर लेते हैं और पेपर सारे का सारा लेके उसके बाद जो है नीला पीला करके बता देते हैं। मेरा ये मानना है कि 3 घंटे का अगर किसी ने पेपर लिखा है तो उसको जो है वो आप जूम की मीटिंग पर ले लें, उसके सामने उसका पेपर चेक करें, जहां जहां पे क्रॉस लगा रहे हैं उसको बताएं कि ये इंडिविजुअल इवैल्यूएशन सेशंस में यहाँ यहाँ पे मैं इसलिए क्रॉस कर रहा हूँ, इस यहाँ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। आप एक डॉक्टर के 60 मिनट्स जो है वो ले रहे होते हैं, ऑब्वियसली ये कॉस्टली तो आपको पड़ेगा, ये काफी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है इसके लिए, लेकिन आप 5-7 वैल्यूएशंस के बाद ही इस काबिल हो जाते हो कि आपको पता चल जाता है कि मैंने सीखना कहाँ से। तो अप टू 60 मिनट का ये जो सेशन है, जिसमें टॉप से लेके बॉटम तक ऐसे का पूरा आपका एनालिसिस होता है, उसमें फिर आपको समझ में आ जाता है कि मुझे करना क्या है। बेटर कैफ, आप जैसे बेहतर समझें, जो बेहतर समझें, लेकिन प्लीज मेक इट श्योर कि आपने अपने एसेस इवेल्युएट करवाए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो हैं वो कम से कम 20 से 30 ऐसे अपने फाइनल पेपर में बैठने से पहले फुल लेंथ एसेस चेक करवाने चाहिए, और वो आपने करवाए हुए हों, उनका रिकॉर्ड हो आपके पास। टॉपिक्स ढूंढने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्टूडेंट्स को हम डेली बेसिस पे टॉपिक्स बाकायदा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उन्हीं लिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसी को देख लें, प्रिपेयर कर लें।
मोर देन इनफ है। और नोट करते चला जाएं। बैच 50 जो है वो उसकी मेरा ख्याल डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो उन्होंने अपडेट कर दी है, वहाँ पे लिंक आपके पास मौजूद है। वहाँ पे इवेल्यूएशंस के ऊपर फोकस करें, कोशिश करें कि डेली प्रैक्टिस करें। डेली जो है जो आपको टॉपिक्स असाइन किए जाते हैं उसमें उसमें खुद लिखें, खुद जो है वो उनको चेक करने की कोशिश करें और प्रोसीड फर्दर करें। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। ऐसे राइटिंग जो है वो एक स्किल का नाम है, एक स्किल है जो आपके पास जब आ जाएगी तो फिर आप अच्छा लिखोगे। शायद कि मैं अपनी बातें बेहतर अंदाज से समझा पाया और आपको मेरी बातें समझ में आ जाए। इस उम्मीद के साथ कि जो आपका इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे पास आएगा, हम उनमें से तमाम चीज़ें देखेंगे। एक लंबा मैसेज आ गया है। दुआ साहिबा सर, as you already said that practice does matter a lot. So in your point of view, in practice, just reading is required or everything? I mean, listening, speaking, and writing, all things are necessary. आपका आई थिंक ये पहला सेशन है हम अपने स्टूडेंट्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच दुआ कि आपने एक रिमाइंडर भी मुझे दे दिया। मैं एक बुक जो है वो रिकमेंड करना आपको जो है वो चाहता था, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। आपने आई एम श्योर कि द फॉलन लीव्स है वो पढ़ ली होगी। और अभी जो है वो अगली किताब मुझे आपको रिकमेंड करनी थी, वाई नेशंस फेल, बल्कि अब्दुल सत्तार की किताब है जी, अब्दुल सत्तार की द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। उसके ना 2 चैप्टर जो हैं वो मंडे तक आपने पढ़ के आना है। द आंसर इज कि आपको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, और अच्छी किताबों की डेफिनेशन है कि आप एफपीएससी की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनको जो है वो देख लीजिए। जब आप पढ़ेंगे तो वहां से पढ़ते हुए आपको कोटेशन जो है वो पता होने चाहिए, कोट्स आपने मेमोराइज की हों, आपने फैक्ट्स जो है वो मेमोराइज की हों। हम अपने स्टूडेंट्स को डेली बेसिस पे वोकेबलरी भी याद करवा रहे होते हैं, प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, और उसके साथ साथ फैक्ट्स भी उनको बता रहे होते हैं ताकि उनको पता रहे कि ये चीज़ें हैं। तो आप भी अगर चाहें तो खुद से नॉर्म को पढ़िएगा, वहाँ से आपको अपने फैक्ट्स निकाल लीजिए, और खुद से अगर आप देखना चाहें तो अपनी वोकेबलरी को वहाँ से आप जो है वो डेली बेसिस पे इम्प्रूव करें। प्लस बुक्स जो एफपीएससी ने रिकमेंड की हैं उनको पढ़ें, तो आपकी ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। राइटिंग तो ऑब्वियसली है ही है। सो जी, द फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार जो है ना, ये हमारे पास किताब होगी, और इसके पहले जो है वो 2 चैप्टर्स हैं, बड़े आसान से हैं। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, इसका लेटेस्ट एडिशन आ गया होगा। ये फॉरेन पॉलिसी से मुतल्लिका है, और बल्कि 3 कर लीजिएगा, आसान आसान है। द कश्मीर क्वेश्चन तक जो है वो 3 चैप्टर हैं, तो ये हम जो है वो करके आएंगे। 2 असाइनमेंट्स हो गई। थैंक यू सो मच जी। आई एम अज्यूमिंग के सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने आंसर कर दिए हैं। ख्याल रखिए अपना ढेर सारा। मुलाकात होती है अब सबसे अगली क्लास में, इन असाइनमेंट्स के चेक करने के बाद। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।